हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो हम जो 11th का अध्याय 3 था उसके अंतर्गत हमने स्थिति समय ग्राफ को देख लिया था और हमको उस टाइम पे ये पता चला था कि उसका जो प्रवणता रहती है वो हमें क्या देती है, उस स्थिति समय ग्राफ की वेलोसिटी को यानी कि वेग को दर्शाता था। आज हमें बात करना है किससे रिलेटेड, हमें बात करना है आपके पास में वेग रहेगा और समय रहेगा, उसका हम क्या बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। यानी कि हमारे पास जो आज का ग्राफ रहेगा वेग समय ग्राफ। अब स्थिति समय जो ग्राफ हमने लिया था वो किससे रिलेटेड लिया था हमने, जो आपका वेग था वो एक समान वेग था। तो यहां पर भी हम वेग और समय ग्राफ जो बनाएंगे वो रहेगा एक समान वेग के लिए। क्लियर है? चलिए दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना क्लास। सो आज की हमारी हेडिंग है वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ के लिए यहां पर जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो किसके लिए रहेगा, एक समान वेग के लिए। वेग कैसा रहेगा आपका, एक समान। यानी एक कोई आदमी है आपके पास में, यहां पर एक कोई पर्सन है जो एक वेग के साथ में, एक कांस्टेंट वेग है, अपन ले लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड। इस वेग के साथ में वो चल रहा है। क्लियर है? जैसे वो यहां से चलना स्टार्ट करता है, किसी बिंदु पर पहुंचता है और यहां से लेके यहां तक कुछ समय लगता है उसे, t1 समय में वो यहां पहुंचता है। फिर यहां से लेके यहां तक चलता है, तब यहां से लेके यहां तक का जो समय था वो कुछ उसका t2 था। क्लियर है? तो इस प्रकार उसकी कुछ यहां से लेके यहां तक वाले बिंदु पर कुछ स्थिति रही होगी x1 और यहां से लेके यहां तक वाले बिंदु में कुछ स्थिति रही होगी x2। अगर हम टोटल स्थिति की बात करें तो क्या रहेगी, x1 प्लस x2। क्लियर है दोस्तों आप सभी को इतना? तो ये जो पर्सन था हमारा, ये जो व्यक्ति था, ये एक समान वेग से गति कर रहा था और हर बिंदु पर कुछ समय के साथ में उसकी अलग अलग स्थितियां थी। यहां तक हम देख चुके थे और हमारे पास में जो हमारा स्थिति समय ग्राफ था उसकी जो प्रवणता आई थी, यानी उसकी जो ढलान आई थी, वो हमें क्या बताता था, उस स्थिति समय ग्राफ के लिए वेग को बताता था। यहां तक हम पढ़ चुके थे। अब हमें बात करनी है वेग और समय ग्राफ की। यानी हम बनाने जा रहे हैं अब वेग और समय का ग्राफ। तो ये हमारा कुछ ग्राफ इस तरह से रहेगा। ये आपका एक्स अक्ष रहेगा और यहां पर आपका रहेगा क्या, वाई अक्ष। अब परिवर्तित क्या हो रहा है, समय परिवर्तित हो रहा है। तो यहां पर हम ले लेते हैं कुछ समय 0 से स्टार्ट हुआ होगा, यहां पर कुछ समय रहा होगा t1, यहां पर समय रहा होगा कुछ t2, t3 और ये कंटिन्यूस चलता जा रहा होगा। यानी कि एक्स अक्ष पे हमने लिया है समय को, वाई अक्ष पे हम लेंगे वेग को। जो वेग होगा उसकी भी कुछ वैल्यू होगी। यहां पर हम ले लेते हैं कुछ v1, यहां पर ले लेते हैं v2, यहां पर ले लेते हैं v3 और यहां पर v4 और आगे भी कंटिन्यू ये इस तरह से चलता रहेगा। अब हमने कहा जब समय t1 हो रहा था तब जो वेलोसिटी थी, यानी कि जो वेग था किसी व्यक्ति का, वो कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड। ये जो 2 मीटर पर सेकेंड था, हमने इसको बोल दिया ये v2 था। ये v2 की कुछ वैल्यू थी, यानी कि यहां पर जब समय t1 हो रहा था तब व्यक्ति की वेलोसिटी कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें यहां पर एक बिंदु मिलेगा। ठीक है? जब समय t2 था तब भी व्यक्ति की वेग क्या था, व्यक्ति का 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि एक समान वेग से चल रहा था। तो t2 पर भी वस्तु का जो वेग रहेगा कितना रहेगा, v2। और ऐसे ही कोई अगर t3 समय होता है तो उस पर भी क्या रहेगा, v2 रहेगा। यानी कि आप देख रहे हो आपको जो ग्राफ मिल रहा है कुछ इस प्रकार मिल रहा है, एक सरल रेखा। ये जो सरल रेखा आपको मिल रही है ये बताती है कि जो वस्तु का वेग है वो कैसा है, नियत है। समय परिवर्तित हो रहा है मगर वेग नियत है। ये जो लाइन है समय को परिवर्तित होते हुए बता रही है। यहां तक आपको समझ में आया? चलिए, अब यदि व्यक्ति किसी वेग से अलग अलग स्थितियों पर पहुंच रहा है समय के साथ में, तो वस्तु का जो वेग रहेगा वो कितना रहेगा, जो वेग रहता है वो कैसे निकाल सकते हैं, वेग इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, स्थिति में विस्थापन में परिवर्तन अपोन में समय, यानी x2 माइनस x1 अपोन में t2 माइनस t1। यहां तक क्लियर? यहां समझ में आया? यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि जब व्यक्ति इस t1 समय पर था यहां पर, तब इसकी जो स्थिति थी वो कुछ x1 थी। ये स्थिति की बात हो रही है, यहां पर इस ग्राफ में स्थिति शो नहीं हो रही है। जब t2 समय पर था तब उस व्यक्ति की स्थिति थी कुछ x2। तो ये जो वेग निकला है यहां पर, ये कुछ इतने से पोर्शन के लिए निकला है। ये आपको समझ में आया? ये ग्राफ दिख रहे हैं आप, इसके इतने से पोर्शन के लिए हमने अभी वो वेग का
जो सूत्र है वो लिखा है, यानी x2 माइनस x1 और t2 माइनस t1, यानी कि इतने से पोर्शन के मध्य में क्या वेग रहा होगा वो हमने देखा। अब देखिए, अब यहां पर ये बॉक्स दिख रहा है आपको, इसको हम नाम दे देते हैं, ये a पॉइंट, यहां पर b पॉइंट, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं c, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम d। तो यहां पर एक आपको चतुर्भुज दिख रहा होगा, ये क्लियर है। चलिए, अब ये जो वेग का फॉर्मूला था, यहां हमने क्या किया, x2 माइनस x1 को हमने वहीं रखा, इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर क्या बचा, v t2 माइनस t1। यहां तक आपको समझ में आया। अब यहां देखिए, ये हमारे पास एक वैल्यू आ चुकी है, ये विस्थापन है, ये वेलोसिटी और ये समय है, क्लियर है। यदि हम त्रिभुज एबीसीडी में हम बात करते हैं, सॉरी त्रिभुज नहीं, ये हमारा जो चतुर्भुज है, इसके अंदर हम यदि एबीसीडी को लेते हैं, चतुर्भुज ए बी सी डी में, यदि हम इस चतुर्भुज का क्या निकाले, एरिया निकाले, इसका जो क्षेत्रफल रहेगा, यानी एरिया जो रहेगा, क्षेत्रफल हम अगर निकालते हैं चतुर्भुज का, तो क्या रहेगा, जल्दी से बताइए। इसकी यहां से लेके यहां तक की कुछ लंबाई होगी और यहां से लेके यहां तक की कुछ चौड़ाई होगी, क्लियर, ये समझ में आया। अब देखिए, आपको जो चतुर्भुज है वो हम यहां ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका चतुर्भुज कुछ इस तरीके से है, ए बी, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, यहां से लेके ये 0 पॉइंट था आपका, यहां से लेके यहां तक का जो समय था वो t1 था, और यहां से लेके यहां तक का जो समय था वो कितना था, t2 था। तो बीच का आप समय निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, t2 माइनस t1, ये कुछ बीच का समय रहेगा। और ये जो ढलान थी, ये कहां तक जा रही थी, खाली v तक जा रही थी, ये v2 तक जा रही थी, ठीक है, इसको यहाँ v2 लिख देते हैं अपन, यहां तक क्लियर है। अगर इसका क्षेत्रफल मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, लंबाई इंटू चौड़ाई कर सकते। तो इसकी लंबाई कितनी है, v2, और चौड़ाई कितनी है, t2 माइनस t1, क्लियर है। यानी कि आप यहां देख सकते हैं, यदि हम इस फॉर्मूले और इस सूत्र को अगर कंपेयर करते हैं, तो यहां पर वेलोसिटी और यहां पर भी वेलोसिटी है, इसको भी आप v के टर्म्स में ही लिखिए, क्लियर। ये क्या है, एक समान वेग है, तो v लिखा हो या v2 लिखा हो, सब बात एक ही रहेगी। तो यहां पर भी ये जो फॉर्मूला है क्षेत्रफल का और ये वाला, दोनों में कुछ समान एक जैसा दिख रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, समीकरण 1 हो जाएगी हमारी, और ये समीकरण सेकेंड हो जाएगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर हो गया, x2 माइनस x1 के। यहां आपको समझ में आया। यानी कि यदि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु एक समान वेग से अगर गति कर रहा हो और उसका यदि वेग और समय ग्राफ बनाया जाए, तो वेग और समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो आपको उस वस्तु का विस्थापन देगा, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर हम एक डेफिनेशन लिख देते हैं, एक समान वेग से गति करती हुई वस्तु का वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल उस वस्तु के विस्थापन को दर्शाता है। क्लियर है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, अपना जो अगला टॉपिक है वो है आपेक्षिक वेग, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी, यानी कि आपेक्षित वेग जो है ये क्या होता है हमें देखना है। तो आपने कई बार देखा होगा कि आप किसी ट्रेन में बैठे हुए हो, आपकी ट्रेन कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है और पास वाली ट्रेन कुछ उल्टी डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में आ रही थी। यहां तक आपको समझ में आया। अब आपने देखा होगा कि कई बार उसकी जो एक्चुअल रफ्तार होती है ट्रेन की, आपको वो नहीं दिखती है, आपको कुछ कम या कभी ज्यादा दिखती है। तो ऐसा क्यों होता है वो हम देखेंगे काय में, रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि आपेक्षित वेग के कॉन्सेप्ट में। यहां तक क्लियर है। चलिए, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, हम एग्जांपल के थ्रू इसको अंडरस्टैंडिंग में लाते हैं कि एक्चुअल में आपेक्षिक वेग यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है। क्लियर है। चलिए दोस्तों, यहां देखिए, यहां हम कहते हैं कि एक व्यक्ति, कोई कार थी हमारे पास में, यहां पर एक कोई व्यक्ति था, वो जा रहा था, क्लियर है। वो इस डायरेक्शन में किसी रफ्तार से, यानी कि व्यक्ति जो कार में है उसके लिए हम लेते हैं वेलोसिटी ऑफ ए, ये पर्सन ए था हमारा, ये कार में बैठा होता, इसकी जो वेलोसिटी थी वो थी कुछ 5 मीटर पर
सेकेंड। यहां पर जो सारा खेल रहेगा वो हमारी आंखों का रहेगा, यानी हमारे नजरिए का खेल रहेगा। क्लियर है? ये जो एक विमीय गति है, यहां पर व्यक्ति किस जगह खड़ा हुआ है उस जगह का कैलकुलेशन जो रहेगा वो खाली उसी जगह के लिए वैलिड रहेगा। ये मेरी बात समझ में? यदि मैं यहां खड़ा होकर किसी व्यक्ति की वेग को अगर देख रहा हूं, किसी व्यक्ति की रफ्तार को अगर मैं देख रहा हूं, तो वो जो रफ्तार है इसी जगह के लिए सही रहेगी। यदि मैं अपनी स्थिति में परिवर्तन कर लेता हूं थोड़ा सा इतना, या फिर मैं चलते चलते उस व्यक्ति को देख रहा हूं, तो मेरी स्थिति बदलती जा रही है। और जो व्यक्ति जिस रफ्तार से आ रहा होगा और अगर मैं भी चल रहा हूं, तो व्यक्ति का जो गणना रहेगी मेरे थ्रू उसकी रफ्तार की, वो बदलती रहेगी। क्लियर है दोस्तों? चलिए यहां देखिए, वेलोसिटी ऑफ ए दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड। यहां पर एक कोई पर्सन खड़ा हुआ था, बी पर्सन, इसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी? 0 थी। ये समझ में आपको? तो जब इस व्यक्ति ने, जो बी पर्सन था, उसने देखा किसको? ए को। किसको देखा? ए को। तो इसकी ये गणना कर रहा है इसकी रफ्तार की। ये जो बी वाला व्यक्ति है ये ए की वेलोसिटी की गणना करना चाहता है। तो इसने क्या सोचा कि वेलोसिटी ऑफ ए जब देखा किसने? बी ने। ये इतनी लाइन समझ में? ये लिखा है मैंने वी ए बी। इसका मतलब होता है ए का वेग बी के सापेक्ष। ये लाइन को समझिए आप पहले, यानी इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ए का वेग जब बी ने उसे देखा। ये अपना नॉर्मल लैंग्वेज है, यानी कि बी दे रहा, बी किसको देख रहा है? ए को देख रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ ए जब देखा किसने? बी ने। तो वेलो, इसको जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? वी ए। ये देखिए वी ए, फिर माइनस लगा दो वी बी। क्लियर है? तो यहां यदि हम इसको सोल्व करते हैं, वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है? 5, और बी की जो वेग है वो कितना है? 0। तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ ए जब देखा बी ने तब कितनी? 5। जब इसका ये जो निकल कर आया है इसका मीनिंग क्या है पहले ये समझिए आप। जब व्यक्ति बी रुका हुआ था तब व्यक्ति जो ए था वो 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से किसी कार में आगे बढ़ रहा था। तो ये जब खड़ा खड़ा उस ए वाले व्यक्ति को देखता है तब उसकी जो रफ्तार है एग्जैक्ट इसको दिखाई देती है 5 मीटर पर सेकंड। यहां तक समझ में आया? अब यहां देखिए, अब ये जो व्यक्ति है इसकी वेलोसिटी जो थी ये कुछ इस विपरीत दिशा के अंदर, चलो विपरीत दिशा नहीं लेते, समान दिशा लेते हैं पहले हम। तो ये जो व्यक्ति था ये भी कुछ कार की दिशा में ही आगे बढ़ने लगा। कार की दिशा में क्या हो रहा है? आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये कार की दिशा में जब आगे बढ़ रहा था तब जो इसकी रफ्तार थी वो कुछ थी 2 मीटर पर सेकेंड। यहां तक आपको समझ में आया? अब यदि जो व्यक्ति है, यदि व्यक्ति बी देखता है किसको? ए को, तब यहां क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ ए जब देखा किसने? बी ने। यही फॉर्मूला वी ए माइनस वी बी। इसका मीनिंग समझ में आया ना? वेलोसिटी ऑफ ए यानी कि वस्तु ए का वेग जब देखा बी ने, यानी कि ए का वेग बी के सापेक्ष। चलिए, वेलोसिटी ऑफ ए कितना दे रखा है? 5, और वेलोसिटी ऑफ बी कितना दे रखा है? 2। जब मैंने इसको सोल्व करा तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस बी, मेरे पास में क्या निकल के आया? 5 में से 2 का कितने बचे? 3। यहां पर आया 3, यानी कि ये जो 3 निकल कर आया है इसका मतलब ये है जब व्यक्ति बी चलते हुए उस कार में बैठे व्यक्ति की रफ्तार को देख रहा था तब उसे ऐसा लगा कि वो व्यक्ति 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। ये समझ में आया? यानी कि जब व्यक्ति रुका हुआ था तब उसे 5 की रफ्तार दिख रही थी इस व्यक्ति की, और जब वो चलते चलते देख रहा था तब व्यक्ति को 3 की रफ्तार से जाते हुए देख रहा था। क्या व्यक्ति सही में 3 की रफ्तार से चल रहा था? जी नहीं, व्यक्ति की रफ्तार जो ओरिजिनल थी वो कितनी थी? 5। क्लियर है? मगर ये व्यक्ति भी खुद गतिमान था और गतिमान वस्तु को ही देख रहा था, इसलिए इस व्यक्ति को वो 3 की रफ्तार से जाता हुआ दिखा। यहां मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए, यानी कि इस जगह के लिए मेरे लिए अगर मैं रुका हुआ हूं तो जो व्यक्ति सामने जा रहा था उसकी जाने की जो गति थी वो कुछ अलग थी। जैसे ही मैंने अपनी रफ्तार चलाने लगा तो उस व्यक्ति की जो गति थी वो मेरे सापेक्ष कुछ विपरीत हो गई। क्यों? क्योंकि मैं भी गतिमान हूं और सामने वाला व्यक्ति भी गतिमान है। यहां तक आपको समझ में आया? अब यहां देखिए, यदि व्यक्ति ऐसे नहीं चलता होगा, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, दिख भी रहा होगा आपको। अब ये जो डायरेक्शन है इसको मैं पलट देता हूं, मैंने ऐसा रखा, वैल्यू वही रहने देते, डायरेक्शन को पलट दिया मैंने। अब देखिए यहां पर अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि वस्तु का वेग, ए का वेग जब देखा बी ने, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी ए कितना दे रखा है आपको? 5,
माइनस, अब वेलोसिटी ऑफ बी कितनी दे रखी 2। अब ये जो बी वेलोसिटी विपरीत दिशा में, वो उस दिशा में जा रहा है, ये इस दिशा में जा रहा है, तो यहां पर आ जाएगा माइनस। अब देखिए ये हो गया 5, ये हो गया कितना +2, ये हो जाएगा 7। अब जो व्यक्ति विपरीत दिशा में जा रहा है उसको ये वाला जो व्यक्ति है वो 7 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता हुआ दिख रहा है। ये चीज आपको समझ में आई, यानी कि व्यक्ति की दिशा के ऊपर भी उस सामने वाले व्यक्ति का गति निर्भर कर रहा है। यहां तक क्लियर है? तो ये जो रहता है ये रिलेटिव वेलोसिटी रहती है, यानी कि आप किसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति को देख रहे हो। यहां तक क्लियर हुआ आपको? ये समझ में आया? तो ये जो रहता है ये कॉन्सेप्ट रहता है किसका? रिलेटिव वेलोसिटी का। यहां तक आपको समझ में आया? अब यहां देखिए, यदि हम बात करें, ये व्यक्ति यहां खड़ा हुआ था, अगर ये रुका हुआ था तब इसको एक्चुअल वैल्यू दिख रही थी कि किस रफ्तार से जा रहा था। जब ये इसी की दिशा में जाने लगा तब इसकी रफ्तार से कुछ कम रफ्तार देखने को मिली। जब ये व्यक्ति विपरीत दिशा में जाने लगा तो इसकी जो ओरिजिनल रफ्तार थी उससे ज्यादा रफ्तार में ये जाता हुआ दिखा। आपने कई बार नोटिस किया होगा, सामने से कोई गाड़ी आ रही है और आप इधर से जा रहे हो तो आपको कैसा लगता है? जल्दी आ रही है। क्लियर? अगर आप एक जगह रुक जाओ तो वही धीरे धीरे आती हुई दिखेगी, मगर वो आपको चलती आती हुई क्यों दिख रही थी? क्योंकि आप भी उसकी तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे थे। ये समझ में आया आपको? चलिए, यदि आप उस दिशा में जा रहे हो और आप जा रहे हो उस दिशा में और आपका कोई वस्तु है वो इस दिशा में जा रही है, तो आपको वो दूर जाती हुई दिखेगी, यानी कि इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा जाती हुई दिखेगी। ऐसा क्यों दिख रहा है आपको? क्योंकि ये इस दिशा में गतिमान और आप उस दिशा में गतिमान हो, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये बहुत जल्दी से बहुत दूर चलेगी। ऐसा इसलिए दिखा क्योंकि आप भी आगे की तरफ बढ़ रहे थे और ये पीछे की तरफ बढ़ रही थी। क्लियर है? तो ये जो था हमारा कॉन्सेप्ट था किसका? अपेक्षित वेग का। तो इसके जो दो फॉर्मूले है वो कुछ इस प्रकार है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस बी। चलिए एक और कॉन्सेप्ट दिमाग में आ रहा है। क्या दिमाग में आ रहा है? कि अभी तो देखा किसने? बी ने। क्या ए भी देख सकता है इसको? जी बिल्कुल देख सकता है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बी जब देखा किसने? ए ने। किसने देखा? ए ने। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए ऐसे लिखते हैं इसको, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। इसका मतलब होता है वस्तु बी का वेग ए के सापेक्ष, यानी कि अब ए देख रहा है। यही कंडीशन ले लेते हैं अभी अपन। देखिए वेलोसिटी ऑफ बी कितनी दे रखी है? 2, तो माइनस का 2 लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस दिशा में जा रहा है। फिर यहां पर माइनस, वेलोसिटी ऑफ ए कितना है? 5, तो ये कितना है? माइनस का 7, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी माइनस जो ए है वो कैसी दिखी उसको? माइनस का 7। ये तो इस दिशा में जा रहा था। ये समझ में आया? जब इस बंदे ने इस व्यक्ति को देखा तब उसको लगा कि यार माइनस के 7 की रफ्तार से ये इस दिशा में जा रहा है। माइनस साइन खाली इतना इंडिकेट करता है आपको कि ये व्यक्ति जा रहा था इस दिशा में, इसने जब उसको देखा तो ये विपरीत दिशा में जाता हुआ प्रतीत हुआ। तो जो माइनस साइन है इस खाली दिशा को बता रहा है। क्लियर है आपको? ये समझ में आया? चलिए, ये हम इस प्रकार से अपेक्षित वेग की गणना कर सकते हैं। तो ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? यहां पर मैं दो फॉर्मूले लिख देता हूं, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ v, ये हो जाएगा vb माइनस va। इसे हम कह सकते हैं वस्तु a का वेग b के सापेक्ष जब b देख रहा है, और इसे हम कह सकते हैं वस्तु b का वेग a के सापेक्ष। क्लियर है? तो आप इतना नोट कर लीजिए। ये दिख रहा है आपको लाइन? चलिए, ये जो था अपेक्षित वेग का कॉन्सेप्ट था। क्लियर है? चलिए इतना देख लीजिए। ऐसा जो ये कॉन्सेप्ट देख रहे हो आप, ये ऐसे वस्तु की स्थिति के लिए भी आप देख सकते हो, स्थिति के थ्रू भी आप इसको बना सकते हो, मगर आप इसे डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू याद रखो। क्लियर है दोस्तों? चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला जो अपना टॉपिक है वो है असमान गति। अब असमान गति क्या होता है? कुछ नहीं होता है। ये आपने देखा होगा कि अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी रहती है इसके अंदर एक समान गति करना पॉसिबल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आप घर से गाड़ी लेके निकले तो आप सपोज कीजिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना स्टार्ट करते हो, मगर कहीं ना कहीं ट्रैफिक लाइट आएगी, कहीं ना कहीं ट्रैफिक भी आएगा। तो सपोज कीजिए आप निकले और सामने कार आ गई तो आपको रोकना पड़ेगा, आपकी रफ्तार धीरे करनी पड़ेगी, फिर वापस से आपको 20 की स्पीड पे जाना पड़ेगा, फिर आप धीरे होगे, फिर आप तेज होगे। तो ये जो आपके वेग में जो परिवर्तन हो रहा होता है इसी को क्या बोलते हैं हम? असमान गति। यानी कि आपकी जो गति रहती है वो एक जैसी नहीं रहते हुए हर बार कुछ परिवर्तन होता रहता है। तो ये जो हमारी जो डेली लाइफ रहती है इसमें हमें एक समान गति करना पॉसिबल नहीं था।
हमारी जो गति हो रही थी वो कैसी हो रही थी, असमान गति। तो इसके लिए भी कैलकुलेशन तो आना चाहिए हमें। एक समान गति के लिए जो कैलकुलेशन था हमारे लिए आसान था, जो असमान गति है इसमें जो कैलकुलेशन करना था हमें थोड़ा सा कुछ डिफिकल्टी आ रही थी हमें। तो इसके लिए हमने कुछ एक समान गति से रिलेटेड कुछ रूल्स निकाले, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कुछ हमारे सुविधा के अनुसार हमने कुछ आसानी से जो सॉल्व हो सके उसके लिए हमने कुछ मेहनत करी। तो आज हम देखेंगे कि असमान गति को हम कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है दोस्तों? चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं असमान गति। यहां पर कोई एक व्यक्ति था आपका, उसकी जो अभी रफ्तार थी वो कुछ रही होगी वेलोसिटी a। क्लियर है? यहां पर हम ही जो है अभी करते हैं s इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इस समीकरण का यूज करके वस्तु की अलग अलग समय पर स्थितियां को हम देखते हैं क्या स्थिति रही होगी। देखिए जब 1 सेकेंड हुआ, ये व्यक्ति ने यहां 0 समय से चलना स्टार्ट करा। जब व्यक्ति 1 सेकेंड में कुछ इस पॉइंट पर पहुंचा होगा, जब व्यक्ति 1 सेकेंड हुआ तब व्यक्ति की स्थिति इस प्रारंभिक बिंदु से कितनी रही होगी, कुछ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी कि कितनी होगी कुछ 1 ले लेते हैं अभी अपन, यहां पर हो जाएगा कुछ 1 मीटर समथिंग। क्लियर है दोस्तों? ये समझ में आया आपको? यानी ये जो व्यक्ति है कुछ 1 के रेस्पेक्ट में कुछ पहुंचा है, 1 मीटर अभी हमने माना है। अब जैसे ही व्यक्ति को कुछ 2 सेकंड हुए तो व्यक्ति 2 सेकंड में कुछ इस बिंदु पर होगा। 2 सेकंड पे व्यक्ति की जो स्थिति थी यहां कितना हो जाएगा 4, यानी कि प्रारंभिक बिंदु से वस्तु जो है 4 मीटर की दूरी पर है, यानी कि यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है 4 मीटर। यहां तक समझ में आया? इस ये दो बिंदुओं के मध्य की जो दूरी रहेगी वो कितनी रहेगी 3 मीटर। टोटल 4 है, ये 1 है, तो ये कितना हुआ 3 मीटर। यहां तक क्लियर है? अब यहां देखिए जब व्यक्ति यहां से लेके यहां तक 1 सेकंड में पहुंचा और यहां से लेके यहां तक भी 1 ही सेकंड होगा, क्योंकि 2 सेकंड तो यहां से लेके यहां तक का है। ये समझ में आ रही है मेरी बात? यहां से लेके यहां तक का जो समय है 1 सेकंड है, और यहां से लेके यहां तक का समय जो है वो भी 1 सेकंड है। मगर यहां 2 क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि यहां की अगर मैं बात करूं तो यहां की तुलना में तो ये 2 सेकंड है और ये वाला पॉइंट यहां की तुलना में 1 सेकंड है, मगर ये जो 2 सेकंड है इस वाले पॉइंट के लिए 1 सेकंड है। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज। ये समझ में आया? अब देखिए कहीं दोस्त बोल रहे होंगे कि यार ये विमीय अवधारणा से सही नहीं है, ये नहीं है सही, मगर यहां अगर हम बात करें तो खाली कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम अभी इसका यूज कर रहे हैं। यहां देखिए s इज इक्वल टू टी स्क्वायर था, 1 सेकंड पे व्यक्ति की स्थिति कुछ 1 मीटर ही वो चला। जब 2 सेकंड हुए, यानी कि एक जो प्रारंभिक 1 सेकंड था उसमें वो 1 मीटर चला और इस बिंदु से अगले 1 सेकंड में वो 3 मीटर चल गया। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब वस्तु के वेग में कुछ परिवर्तन हुआ हो। यानी हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति था जब वो किसी बिंदु ए पर पहुंचा, 1 मीटर जो दूरी उसने तय करी वो कुछ वेलोसिटी ए से तय करी, मगर अगले 1 सेकंड में जब वो व्यक्ति इस वाले बिंदु से जब अगले नेक्स्ट 1 सेकंड में वो बंदा इस वाले बी पॉइंट पर पहुंचा तब व्यक्ति ने 3 मीटर की दूरी तय कर ली। ये कैसे पॉसिबल? ये तभी पॉसिबल है जब व्यक्ति का जो वेग हो कुछ वीबी हो, यानी कि व्यक्ति का जो वीबी वेग रहा होगा वो बड़ा रहा होगा व्यक्ति के ए वाले वेग से। ये तभी पॉसिबल है। 1 सेकंड में कोई व्यक्ति 1 मीटर चल रहा है और अगले 1 सेकंड में 3 मीटर चल रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब वो व्यक्ति की जो वेलोसिटी है वो बढ़ जाए, यानी कि यहां क्या हुआ, वस्तु के वेग में परिवर्तन। ये कॉन्सेप्ट है वस्तु के वेग में परिवर्तन का। तो यहां गति कैसी होगी? असमान गति होगी। कभी चल रहा है वो कुछ va से, कभी चल रहा है कुछ vb से, और हो सकता है आगे भी कुछ बदल रहा हो। यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई? चलिए, तो ये जो था हमारा असमान गति के लिए कुछ, यानी कि वस्तु के वेग में अगर निरंतर बदलाव आ रहे होते हैं तो व्यक्ति की जो गति रहती है उसे हम असमान गति कहते हैं। ये तो होगी डेफिनेशन की बात। अब इसके लिए हम स्थिति समय ग्राफ बनाते हैं। देखिए इसको आपने नोट कर लिया है, हटा देते हैं इसको। देखिए दोस्तों, यहां पर हम बात करते हैं स्थिति समय ग्राफ की। असमान गति की हम बात कर रहे हैं स्थिति समय ग्राफ। अभी जो हमने स्थिति समय ग्राफ देखा था वो एक समान गति के लिए देखा था। यहां क्लियर है? चलिए, स्थिति समय ग्राफ की यदि हम बात करें तो यहां हम लिख सकते हैं किसी वस्तु की स्थिति समय t1 पर
x1 तथा समय t2 पर x2 है, तब असमान गति के लिए वस्तु का स्थिति समय ग्राफ जो रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। देखिए, ये हम लेते हैं x अक्ष, यहां पर हम लेते हैं y अक्ष। ये असमान गति की हम बात कर रहे हैं, हम डायरेक्ट ग्राफ बना देते हैं। यदि आप एस इज इक्वल टू टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा के उसके अंदर वैल्यू पुट करते हो और स्थिति और समय का ग्राफ बनाते हो तो भी आपको वही ग्राफ मिलेगा जो अभी मैं यहां ड्रॉ करने वाला हूं। देखिए, ये कुछ ग्राफ जो ग्राफ आपको मिलेगा वो कुछ इस टाइप से कर्व मिलेगा, यानी कि असमान गति के लिए जो स्थिति समय ग्राफ रहेगा वो कैसा मिलेगा, आपको एक कर्व मिलेगा। क्लियर है? तो यहां पर हम ले लेते हैं समय को और यहां पर जो हमारा था क्या, वस्तु का स्थिति। क्लियर दोस्तों? y अक्ष पे हमने स्थिति ली है और x अक्ष पे हमने समय को लिया है। जब व्यक्ति कुछ बिंदु A पर था तब व्यक्ति का जो समय हो रहा था वो हो रहा था कुछ t1 और व्यक्ति की जो स्थिति थी वो कुछ थी हमारे पास में x1। और जब व्यक्ति B बिंदु पर पहुंचा तब व्यक्ति का जो समय था वो था t2 और व्यक्ति की जो स्थिति थी वो था कुछ x2। यहां तक आपको क्लियर हुआ? अब देखिए, व्यक्ति की जो स्थिति है वो अलग है, समय भी अलग है और आप देख रहे हैं जो कर्व है कुछ इस प्रकार से जा रहा है और यहां पर आप कह सकते हैं कि जो व्यक्ति का जो गति है वो असमान है। तो यहां आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि यदि मैं बात करूं इस बिंदु की, इस बिंदु की बदलने की रफ्तार क्या है, यानी कि अगर मैं बात करूं इस बिंदु के ऊपर उस व्यक्ति की वेलोसिटी कुछ अलग रही होगी, इस बी पॉइंट के लिए वस्तु का वेग कुछ अलग रहा होगा। हमने जो ग्राफ देखा था पहले उसके अंदर हमारा जो ढलान थी वो एक जैसी आई थी, उसके अंदर जो व्यक्ति का वेग था वो एक समान था, इसलिए ढलान सेम आई थी। यहाँ पर हर बिंदु के लिए अगर जैसे मैंने ए और बी पॉइंट लिए, अगर मैं यहाँ पर और भी बिंदु लेता हूं कोई दूसरे पॉइंट्स, उनका जो वेग रहेगा वो भी क्या रहेगा, अलग रहेगा। तो मुझे क्या करना था, ये इंडिविजुअल वेग निकालना था। तो मैं कैसे निकालू, क्योंकि यहां अगर मैं बात करूं तो इस अगर यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूं तो इसका थीटा अलग है, यहाँ पर अगर मैं इसी लाइन को आगे बढ़ाता हूँ यहाँ थीटा लेता हूँ तो ये थीटा कुछ अलग है, इस जगह की बात करूँ तो यहाँ का थीटा कुछ अलग है, यानी कि ये जो थीटा था कुछ अलग था। ये समझ में आया? चलिए, यहाँ पर जो थीटा निकालने का जो प्रोसेस रहता है कैसे रहता है, ये जो बिंदु था इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचिए। स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं आप देखिए, यदि ये व्यक्ति ऐसे मुड़ता नहीं और सीधा जाता तो कैसे जाता, कुछ ऐसे जाता। तो ये जो सीधा जाता तो कुछ ऐसे जाता। ऐसे ही मैं अगर इसको पीछे बढ़ा दूं तो इसके साथ में कुछ एंगल बना रहा होगा थीटा, इसको यहाँ बढ़ा दूं तो ये बना रहा होगा थीटा। तो ये जो थीटा है ये व्यक्ति का असली वेग रहता है। क्लियर? ऐसे इस बिंदु की अगर बात करूं, अगर ऐसा मुड़ता है तो सीधा कैसे जाता, कुछ ऐसा, और इसको अगर पीछे बढ़ा दें हम तो यहाँ पर एक थीटा मिलेगा कुछ दूसरा और यहाँ का जो थीटा रहेगा कुछ अलग रहेगा थीटा। ये मेरी बात समझ में आ रही? यानी कि ये स्पर्श रेखा के थ्रू हम उसकी गणना को कर सकते हैं। ये एक चीज क्लियर हुई? चलिए, यहां से हम इनको हटा देते हैं, इनका अभी हमें काम नहीं है। हमें जो बात करनी है वो किससे रिलेटेड करनी है कि व्यक्ति का ए पॉइंट के ऊपर क्या वेग होगा, व्यक्ति का बी पॉइंट के ऊपर क्या वेग रहेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ये आपको समझ में आया? क्योंकि हर बार जो थीटा है वो कैसा है, अलग अलग है। अब हमको एक चीज पता थी कि इसका जो ढलान रहती है वो हमें क्या दे देती है, वेग दे देती है। तो क्या मैं इसका ढलान निकाल सकता हूं? वहां तो हमने पाइथागोरस लगाई थी, क्या ऐसे पाइथागोरस लगा के देख सकता हूं? तो चलिए देखते। तो यहां हमने क्या करा कि व्यक्ति का ए से लेके बी तक का जो समय था यहां से लेके यहां तक वो कितना था, t2 माइनस t1, यानी कि इसको हम डेल टी भी बोल सकते हैं, यानी कि समय में परिवर्तन। और ये व्यक्ति ए से बी यहां से यहां तक का क्या था, x1 था और यहां से लेके यहां तक का क्या था, x2 था। तो ये जो बीच का समय हुआ इसको हम क्या लिख सकते हैं, x2 माइनस x1, यानी कि डेल x लिख सकते हैं। ये समझ में आया आपको? यदि मैं इस ट्राइंगल को लेता हूं, ये वाले ट्राइंगल को, ये कुछ ऐसा है, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है और ये मैंने कुछ ऐसी स्थितियां ली है। यहाँ आ गया है मेरे पास में t2 माइनस t1 और यहाँ पर हमारे पास जो आया हुआ है x2 माइनस x1। ये क्लियर है दोस्तों? तो यदि मैं इसके अंदर टेन थीटा लगाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक थीटा मिलेगा। मगर जब मैंने इसका थीटा कैलकुलेट करा तब मुझे पता चला कि जो ये कर्व वाला लाइन नहीं मिल रहा है, मुझे जो लाइन मिल रहा है कौन सा मिल रहा है, ये वाला लाइन मिल रहा है।
यानी कि इस अगर मैं ट्राइंगल में यहाँ पर अगर टेन थीटा निकालता हूं तो टेन थीटा x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1, जो स्लोप निकल कर आएगा वो ये वाला निकल कर आएगा, यानी कि ये वाला थीटा निकल के आएगा। क्या ये सही थीटा है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्लोप था वो तो नीचे वाला था, हमने तो थोड़ा ऊपर वाला निकाल दिया, ये तो गड़बड़ हो गई। क्या करें? तो हमने सॉल्यूशन निकाला कि क्या हम इस b को थोड़ा सा पास के लिए कैलकुलेट कर लें। यानी कि अभी जो हमने वस्तु a की स्थिति ली है वो t1 समय के लिए ली है, वो b की स्थिति t2 समय के लिए ली है, तो क्या मैं इतनी बड़ी स्थिति नहीं लेते हुए ऐसा कर दूं कि a के लिए तो t1 लेता हूं और अगला जो मेरा पॉइंट है वो कुछ यहां पर t डैश के रूप में लेता हूं, यानी कि समय को हल्का सा बढ़ा देता हूं, या ऐसा बोल सकते हैं इस b वाले बिंदु को थोड़ा सा पास में ले आता हूं। तो ये जो मेरा कर्व था, पहले मैंने a पॉइंट b पॉइंट यहां लिया था, अब a पॉइंट मेरा यही है, अब b पॉइंट को मैं यहां पर ले आया हूं। तो ये जैसे मैंने ग्राफ ड्रॉ करा तो मेरी जो लाइन है कुछ ऐसी है, मैंने देखा अरे हाँ यार ये यहां पर ज्यादा गैप था, अब यहां पर थोड़ा सा कम गैप रह गया है, यानी कि मैं धीरे धीरे इसके पास आ रहा हूं। तो मैंने क्या करा, थोड़ा और पास ले लो, थोड़ा और पास लिया तो a पॉइंट यहां, अब b पॉइंट मेरा इस जगह। अब जब मैंने लाइन ड्रॉ करी तो बिल्कुल इसके ऊपर आई, इस कर्व के ऊपर आई, ये आपको दिख रहा है, इस कर्व के ऊपर आई। यानी कि यदि मैं इस समय को धीरे धीरे छोटा करता जाऊं तो मैं इस a की ओरिजिनल वैल्यू के नियर पहुंचता जा रहा हूं। ये समझ में आया? क्योंकि b को जैसे जैसे मैं पास लेते जा रहा हूं, ये समय छोटा होता जा रहा है, धीरे धीरे समय छोटा होता जा रहा है। तो समय छोटा जैसे ही हुआ मेरे a की एग्जैक्ट वैल्यू मुझे मिलने लगी। प्रॉपर एग्जैक्ट नहीं मिल रही है मगर मैं इसके नियर पहुंचता जा रहा हूं, यानी गलती तो हो रही है मगर उतनी नहीं हो रही जितनी पहले हो रही थी। तो यहां हमने क्या किया कि समय को छोटा करते गए। तो यहां हम क्या कह सकते हैं, ये पॉइंट आपने नोट कर लिए थे, चलिए इसको हटा देते हैं। यानी कि हमने इन दोनों बिंदुओं को, बिंदु A और B को अत्यंत ही पास में लाने पर हमें A के सही मान के निकटतम वैल्यू प्राप्त होती है। ठीक है, तो मैं ए और बी को पास ले आते, तो हम यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं वापस से। ये आपका वही है, ये यहाँ पर आपका y अक्ष है, यहाँ पर आपका x अक्ष है, ये आपके समय को बताएगा और ये आपकी स्थिति को बताएगा। यहां तक क्लियर है? अब ए और बी बिंदु को हम बिल्कुल अत्यंत ही पास में लिया है। तो देखिए पास में लिया है तो हम क्या करते हैं, आपको पास का दिखेगा नहीं इसलिए हम थोड़ा सा दूर ही बनाते हैं। ये कुछ ए और बी पॉइंट है जिसका हमने ग्राफ बनाया, क्लियर है? ये जो है बिल्कुल छोटा सा पॉइंट लिया हमने बिल्कुल पास पास में, यानी कि इस बी पॉइंट को हम बिल्कुल इतनी पास में लिया है कि बिल्कुल ये छोटा सा दिखे, इतनी पास में हम लिया है, क्लियर है? तो यहां हमने क्या करा, समय को छोटा कर दिया। तो पहले हमारा जो समय था यहाँ पर कितना था, डेल टी था, और हमारी जो स्थिति वो कितनी थी, डेल एक्स थी। अब हमने क्या करा, डेल टी को अप्रोक्सीमेटली 0 के पास ले गए, यानी कि बहुत छोटा कर दिया हमने, यानी कि जो डेल टी है बहुत ज्यादा छोटा हो गया। तो इसको जब छोटा करते हैं ना तो डेल टी का जो छोटा रूप रहता है उसको हम लिखते हैं dt। क्या लिखते हैं अब, dt में। तो अब जो समय हमारा जो डेल टी था वो क्या हो चुका है, dt। तो यहां पर हम लिख देंगे dt, और इसी हमारा यहाँ पर क्या था, डेल एक्स था, ये जब छोटा होता है तो ये हो जाता है dx। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, dx। इतना आपको समझ में आया? यानी यदि हम बात करें जब डेल एक्स, जब डेल टी, जब ये जो लिमिट हम यहां लगाते हैं, जब समय हुआ नियर 0 की तरफ जा रहा था, यानी समय छोटा हो रहा था, तब हमारा एक इसके बराबर हो गया dx बाय dt के। ये आपको याद रखना है। ये समझ में आया आपको? छोटा रूप है, जैसे कि कैपिटल ए होता है, एक स्मॉल ए होता है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। ये आपका कैपिटल ए मान लो या आपका स्मॉल ए मान लो। यहां तक आपको समझ में आया? यानी कि जब हम कैलकुलेशन यहां नहीं कर पा रहे थे अलग अलग थीटा होने की वजह से, तब हमने क्या करा, इस ए बिंदु के पास में इस बी बिंदु को लिया है, तब हमने कैलकुलेशन करा तो हमें जो ढलान मिली वो इस ए बिंदु की ढलान के बिल्कुल नियर मिली। यानी कि जब दो बिंदु अत्यंत ही पास आ जाते हैं तब उनका जो वेग रहता है हम एक समान मान सकते हैं। ये जो कैलकुलेशन है हम एक समान वेग के लिए ही कर दी। पहले था असमान वेग, मगर इतने पास में लिया है हम कि जैसे कि अगर मैं सपोज करिए मैंने यहाँ पर खड़ा था मैं, और यहाँ पर मेरी रफ्तार थी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, हल्का सा आगे बढ़ा तो मेरा वेग में परिवर्तन कितना होगा, 2 किलोमीटर 0.02,
यानी 2.02, यानी कि तो पीछे का 2 किलोमीटर और मेरा एक कदम आगे चलने का 2.02, ये बिल्कुल पास पास में ही है, तो इसलिए हमें जो पास में जाने पर बिल्कुल एग्जैक्ट मान मिल रहा था। अब यहां पर अगर मैं बात करूं इस त्रिभुज में, अगर मैं टेन थीटा लगाता हूं तो टेन थीटा इज इक्वल टू मेरे पास में क्या आया, dx बाय dt, ये दिख रहा है आपको वहां पर। चलिए, यानी कि व्यक्ति का जो वेग रहेगा, वे ए के लिए जो वेग रहेगा कितना रहेगा, dx बाय dt। ऐसे यदि हम b की बात करें तो एक पॉइंट कोई c लेंगे इसके पास में और उसका एक ऐसा ग्राफ बनाएंगे तो उसके लिए v भी आ जाएगा dx बाय dt। यानी कि जो निकल कर आ रहा है dx बाय dt, ये निकल के आ रहा है आपका ताक्षणिक वेग, यानी कि किसी छोटे से समय के लिए वस्तु का वेग किसी बिंदु के ऊपर एग्जैक्ट वैल्यू जो रहेगी वो किसके बराबर रहेगी, dx बाय dt की, यानी कि इसी को हम बोलते हैं ताक्षणिक वेग। ये आपको समझ में आया? यानी कि ये जो था असमान गति के लिए स्थिति और समय का ग्राफ था, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अभी आपने देखा कि वस्तु के वेग में परिवर्तन हो रहा था जब व्यक्ति जो था असमान गति कर रहा था। क्लियर है दोस्तों? यानी कि आपके पास में जो वस्तु थी वो किसी असमान गति से चल रही थी, तब किसी समय t1 पर उसका वेग था कुछ v1, किसी समय t2 पर उसका वेग था कुछ v2, यहां हमने देख लिया। तो ये जो हो रहा था, यहां से एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया जिसे हमने नाम दिया एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण। ठीक है दोस्तों, इतनी बात हमें समझ में आई। यानी कि वस्तु के वेग में परिवर्तन की वजह से एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया जिसे हमने नाम दिया त्वरण या एक्सेलरेशन। तो अब हम उसी को पढ़ने वाले हैं। क्या होता है एक्सेलरेशन? चलिए देखिए, त्वरण क्या होता है। देखिए, समय के साथ वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। यानी कि समय के साथ में जो ये वस्तु के वेग में जो परिवर्तन हो रहा है और जो परिवर्तन होने का जो रेट है यानी कि जो दर है, उसी को क्या बोला है, त्वरण बोला है। क्लियर है? तो त्वरण क्या हो गया, वेग में परिवर्तन बटा समय। किसी क्षण पर यानी कि t1 समय पर व्यक्ति किसी बिंदु A पर था, उसकी स्थिति कुछ रही होगी, उस समय उसका जो वेग था कुछ v1 था। जैसे ही व्यक्ति B पॉइंट पर पहुंचा कुछ t2 समय में, तब व्यक्ति की जो रफ्तार थी वो कुछ v2 थी। यानी कि A से लेके B तक में वस्तु के वेग में समय के सापेक्ष कुछ परिवर्तन हुआ है। ये जो परिवर्तन समय के सापेक्ष हुआ है, इसी को हमने क्या नाम दिया है, त्वरण। इतना समझ में आया दोस्तों? देखिए, A पर v1, B पर v2, समय A पर t1, B पर t2, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा यहां पर, v2 माइनस v1 अपॉन में t2 माइनस t1। यानी वस्तु के वेग में परिवर्तन समय के साथ में ही आपका त्वरण कहलाता है। इतना क्लियर है? चलिए, त्वरण आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। यहां हम बात करते हैं, त्वरण भी जो रहता है कई प्रकार के रहते हैं। एक रहता है अपना एक समान त्वरण, ये पहला रहता है, और दूसरा रहता है असमान त्वरण। क्या कहा था हमने, जो हमने वेग भी पढ़ा था, एक समान वेग देखा था, असमान वेग देखा था। यहां पर भी जो त्वरण है, पहले हम देखेंगे एक समान, फिर हम देखेंगे असमान। क्यों? क्योंकि एक समान हम यूज करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन आसानी से हो जाता है। असमान के अंदर थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, तो हम असमान के रेस्पेक्ट में उसको सोल्व कर रहे थे। चलिए यहां देखिए, एक समान त्वरण का मतलब क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति समान समयांतराल में अपने वेग में समान परिवर्तन कर रहा होता है तो उसे उस व्यक्ति का एक समान त्वरण कहते हैं। ये तो हो गई डेफिनेशन। क्लियर है? आप इसको लिख भी सकते हो, इसको वापस से रिपीट कर लेना और मैंने जो कहा है उसको लिख सकते हो। अब यहाँ एक समान क्या होता है त्वरण, देखिए एक व्यक्ति था यहाँ पर, इसकी जो वेलोसिटी थी वो कुछ थी 2 मीटर प्रति सेकेंड और समय था कुछ यहाँ पर, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर कुछ t1 सेकेंड ले लेते हैं, 1 सेकेंड हो रहा था, तब व्यक्ति 2 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से चल रहा था। जैसे ही व्यक्ति किसी बिंदु B पर पहुंचा तब समय कुछ 2 सेकेंड हुआ और व्यक्ति की जो वेलोसिटी थी वो हो गई है 4 मीटर प्रति सेकेंड। यहां समझ में आया आपको? यानी यदि मैं अगर बात करता हूं तो यहां से लेके यहां का जो अंतराल है वो कितना है, 1 सेकेंड है। ये समझ में आया? अब अगला जो समय हो रहा था किसी बिंदु C के ऊपर, तब हो रहा था 3 सेकेंड। कितना हो रहा था? 3 सेकेंड। क्लियर है दोस्तों? और यहां पर जो इसकी वेलोसिटी थी वो v
सी यानी कि सी पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी 6 मीटर प्रति सेकेंड। ये समझ में आया आपको? एक सेकेंड पे वस्तु 2 से चल रहा था, बी पर 4 से चल रहा था और सी पर 6 से चल रहा था। अब यहां पर त्वरण देख लेते हैं अपन। त्वरण कैसे क्या होता है? v2 माइनस v1 यानी कि 4 माइनस 2 और 2 माइनस 1। तब इसका त्वरण कितना निकल के आया? 2/1 यानी कि 2 इसका त्वरण। फिर ये निकल के आया ए से लेके बी तक में। अब बी से लेके सी तक अगर मैं बात करूं तो अब 6 था, पहले 4 थी यानी कि 6 माइनस 4, यहां 3 था, यहां 2 यानी कि 3 माइनस 2, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1 यानी कि 2। यानी कि ए से लेके बी तक व्यक्ति का जो त्वरण था वो कुछ 2 मीटर प्रति सेकेंड रहा होगा, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर रहा होगा। क्लियर है दोस्तों? ये समझ में आया आपको? सॉरी, क्या बोला मैंने? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यहां तक समझ में आया दोस्तों आपको? ये जो पोर्शन निकल कर आया है मेरे पास में, क्या निकल के आया है? जो एक्सेलरेशन है वो कितना निकल कर आया है? 2। और बी और सी के लिए भी कितना निकल कर आया है? 2 निकल कर आया है। यानी कि वस्तु ए और बी का भी क्या है? 2, और बी और सी के लिए भी क्या है? 2। यानी कि वस्तु का जो त्वरण है वो कैसा है? एक समान त्वरण है। आगे भी चल रहा होगा तो कुछ इसी त्वरण के साथ में चल रहा होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहां पर पता नहीं हमने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया है, तो यदि हम यहां पर इसका जो डायमेंशन है वो भी देख लेते हैं। पता नहीं क्या क्या बोल दिया हमने, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो सारा गलत है। यहां देखिए, यदि हम एक्सेलरेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो आपका वेग होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड में आप उसको मेजर करते हो, और आपका जो समय होता है उसको आप सेकेंड में मेजर करते हो। क्लियर दोस्तों? तो यहां जो मैंने बोला उसको भूल जाइए, कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो यहां जो इसकी जो यूनिट रहेगी, यानी कि इसका जो मात्रक रहेगा वो क्या रहेगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एग्जैक्ट क्या रहेगा? इसका एसआई मात्रक। ये हम भूल गए थे, अच्छा वो तो याद आ गया हमें। तो ये जो एक्सेलरेशन का जो मात्रक रहता है क्या रहता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो ऐसे ही मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसका आप विमी सूत्र भी निकाल सकते हो। कैसे? देखिए, विमी सूत्र क्या हो जाएगा इसका? मीटर है तो एम ले लीजिए। एम लोगे? नहीं, एम किसके लिए होता है? आपका द्रव्यमान के लिए। तो एम हो गया 0। एम जो है आपकी क्या है? लंबाई है, मीटर लंबाई है, तो यहां क्या आ जाएगा? एल। एल की पावर 1। अब समय है, ये नीचे 2 था, ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो यहां आ जाएगा t माइनस 2। तो ये क्या हो गया? त्वरण के लिए विमेय सूत्र, यानी कि m0 L1 t माइनस 2। क्लियर है दोस्तों? ये आपको समझ में आया? ये था आपका एक समान त्वरण। इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं असमान त्वरण की। चलिए इसी में बात कर लेते हैं, आगे नहीं देखते। ये इतना नोट कर ही लिया होगा आपने। देखिए, अब जो व्यक्ति का तो जो त्वरण था आपने देख लिया एक समान के लिए। अब मैं क्या कहता हूं कि व्यक्ति 2 से चल रहा था, यहां पर वो कुछ पहुंचा 6 से, और अगला कुछ पहुंचा होगा 10 से। यानी कि समान समयांतराल पे वस्तु के वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो असमान रूप से परिवर्तन हो रहा है। यानी कि हर बार चेंज होने की जो रेट है वो अलग अलग है। एक बार देखो 2 से 6 हो गया, यानी कि कितना चेंज हुआ? 4 का चेंज हुआ। फिर एक बार 6 से 10 हो गया, ये भी कितना हुआ? 4 का चेंज हो गया। तो फिर कहां से सही हुआ? गलत हो गया। यहां पर हम लेते कितना? इसको लेते 12 किलोमीटर, वो भी समान के लिए निकलता। 2 से 6 4 का परिवर्तन हुआ वेग में, और 6 से 12 कितना का परिवर्तन हो गया? ये 6 का परिवर्तन हो गया। चलिए, असमान त्वरण में अगर हम बात करें तो हम अब वापस से निकालते त्वरण निकालते हम कहां से लेके? ए से लेके बी तक। तो देखिए, ए से लेके बी तक में पहले क्या था? 6, फिर इसके क्या था? 2, और समय कितना था? 2 माइनस 1। ये कितना हो जाएगा? 6 में से 2 को जल्दी से बताओ कितना जाएगा? 5 के 4, 4/2। तो एक्सेलरेशन अभी कितना निकल कर आया? 2। फिर हम बात करते हैं बी से लेके सी तक। क्लियर है? तो बी से लेके सी तक हम बात करेंगे तो पहले कितना था? 12, और फिर कितना था? 6, फिर नीचे कितना आ जाएगा? 3 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा? 6/1। यानी कि अब त्वरण कैसा है? 6 का त्वरण है। यानी कि ये जो समान समयांतराल में भी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन की दर है वो असमान अगर होती है तो उसे कहते हैं हम असमान त्वरण। यानी कि एक बार जो ए से लेके बी तक जो था उसका त्वरण कितना था? 2, और बी से लेके सी तक क्या था? 6। ये त्वरण और एक्सेलरेशन का मतलब बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। गाड़ी में जो एक्सेलरेटर रहता है ना, वो एक्सेलरेट करता है आपकी गाड़ी को, यानी कि आपकी गाड़ी के वेग में परिवर्तन करता है। ठीक है दोस्तों? तो जो एक्सेलरेटर था, मैंने ऐसे चला रहा था, जहां ट्रैफिक आया मैंने ब्रेक लगा दिया, फिर जहां खड़ा खुला रास्ता दिखा मैंने और एक्सेलरेट कर दिया। तो कई बार क्या होता है कि हम जो एक्सेलरेट करते हैं समान करते हैं, यानी कि थोड़े से समय के लिए कुछ एक स्पीड, थोड़े से समय के लिए कुछ और स्पीड, समान भी कर सकते हैं हम,
त्वरण में परिवर्तन। मगर कभी कभी हम असमान त्वरण भी करते हैं, यानी कि एक बार थोड़ा सा रेस दिया, अगली बार और ज्यादा रेस दे दिया, तो ये जो रेस में जो चेंज ला रहे हैं हम, ये वो असमान त्वरण को ही दर्शाता है। ये एग्जांपल के लिए था, ये आपको समझ में आया, एक समान त्वरण असमान त्वरण। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते कि त्वरण के साथ में हम ग्राफ को भी देखेंगे और थोड़ा सा देखेंगे औसत त्वरण और ताक्षणिक त्वरण क्या होता है, जैसा हमने वेलोसिटी में देखा था। ठीक है दोस्तों, इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, हमने देखा अभी असमान त्वरण। तो असमान त्वरण की वजह से दो कॉन्सेप्ट और निकल कर आते हैं, एक होता है औसत त्वरण और एक होता है ताक्षणिक त्वरण। तो यहां देखिए, हम बात करते हैं पहले औसत त्वरण की। जो आपका औसत त्वरण रहता है, ये कुछ नहीं रहता, जैसे आपने औसत वेग देखा था ना, सेम वही कॉन्सेप्ट है, यानी कि कुल वेग में परिवर्तन, यानी कि जितना टोटल परिवर्तन हुआ है वो उसके अपॉन में कुल समय, ये होता है आपका क्या, औसत त्वरण। यानी कि कई स्थितियां दे रखी है आपको, मगर आपको जो त्वरण निकालना है वो प्रारंभिक बिंदु से जो रियल वाला आखिरी बिंदु है उसके मध्य का जो टोटल, यानी कि कुल जो त्वरण निकलेगा उसी को औसत त्वरण बोला है। यानी कि कुल वेग में परिवर्तन बटा कुल समय। यहां तक आपको समझ में आया दोस्तों? चलिए, फिर इसके बाद आता है आपके पास में ताक्षणिक त्वरण। ताक्षणिक त्वरण का मतलब क्या होता है, किसी छोटे से समय के लिए, यानी किसी क्षण के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल यहां हम लिख सकते हैं ताक्षणिक त्वरण को dv अपॉन में dt, ये होता है आपका ताक्षणिक त्वरण। सेम जो वेग का कॉन्सेप्ट था वही कॉन्सेप्ट है त्वरण के लिए, ताक्षणिक त्वरण और औसत त्वरण के लिए। क्लियर है दोस्तों? यानी कि यदि हम बात करें तो ताक्षणिक त्वरण का मतलब होता है जब आपका समय को आप छोटा कर दो, यानी कि लिमिट हो जाएगी आपकी ऐसी कुछ 0, तब आपका जो ये बनता है इसी को आप क्या बोलते हो, ताक्षणिक त्वरण कहते हैं। क्लियर? ये भी हम ग्राफ के थ्रू देखा है, इसका भी हम त्वरण का भी ग्राफ देखेंगे, उससे हमें ऐसी वैल्यू प्राप्त होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल हम बात करें, कोई व्यक्ति था एक, यहां पर इसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर प्रति सेकेंड, फिर किसी बिंदु बी पर पहुंचा, यहां पर इसकी वेलोसिटी थी 6 मीटर प्रति सेकेंड, किसी बिंदु सी पर इसकी वेलोसिटी थी 12 मीटर प्रति सेकेंड, और यहां से लेके यहां तक हम बात करें तो समय कुछ हो रहा था, यहां पर 1 सेकेंड ले लेते, यहां पर 2 सेकेंड और यहां पर 3 सेकेंड। अब यदि हम इसके औसत त्वरण की अगर मैं बात करता हूं इस वाले क्वेश्चन के लिए, तो जो औसत त्वरण रहेगा वो क्या रहेगा, कुल वेग में परिवर्तन। कुल वेग में परिवर्तन कितना, आखिरी में कितना है 12, और प्रारंभिक में कितना था 2, यानी कि माइनस का 2, और समय में कितना था 3, यहां कितना है 1। ये दोस्तों क्लियर हुआ आपको? यहां क्या आ जाएगा आपके पास में, जो एक्सेलरेशन निकल कर आएगा, औसत की बात कर रहे हैं तो 12 में से 2 गए 10, और ये 2, ये कितना है 5, यानी कि आपका जो औसत त्वरण रहेगा वो कितना रहेगा 5, कितना रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ताक्षणिक त्वरण की अगर हम बात करते हैं तो ताक्षणिक त्वरण जो रहेगा, यदि मैं बात करूं कि 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के मध्य, यानी कि इस छोटे से समय अंतराल के अंदर, मतलब 1 से लेके किसी क्षण पर उसका त्वरण क्या होगा, तो हम कैसे निकाल सकते हैं त्वरण उसका? देखिए 6 में से 2 गए तो 4 यहां पर, और 2 में से 1 गए 1, यानी कि A से लेके B तक में जो उसका त्वरण था वो कितना था, कुछ 4 के रेस्पेक्ट में था। क्लियर दोस्तों, ये समझ में आया? यानी कि A से लेके B तक में जो समय हुआ छोटा सा, उस समय उसका त्वरण कितना था 4 था, मगर औसत कितना निकला 5। ऐसे हम B से लेके C तक भी निकाल सकते हो, तो कितना आएगा, 12 में से 6 गए 6, यानी कि 6 समथिंग कुछ आपके पास में निकल कर आएगा। तो ये जो 6 और जो 4 निकल के आया ना, ये किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए त्वरण है। तो किसी पर्टिकुलर किसी फिक्स्ड टाइम के ऊपर जो त्वरण रहता है उसको ताक्षणिक त्वरण बोलते हैं, और जो टोटल जो टाइम रहता है उसके लिए आप निकालते हो उसको हम बोलते हैं औसत त्वरण। क्लियर है दोस्तों? चलिए, तो आप इसको इतना नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब जो हमने देखा था वस्तु की एक समान त्वरित गति, तो एक समान त्वरित गति की वजह से गति के 3 समीकरण हमारे पास में निकल कर आए। वो क्या है, देखिए, जो गति के 3 समीकरण हैं, गति के समीकरण, ये जो गति के तीनों समीकरण हैं, ये किसके लिए है, एक समान त्वरित गति के लिए ही वैलिड है। अगर असमान त्वरित गति है तब ये आप 3 फॉर्मूले यूज नहीं कर सकते। जो गति के समीकरण है वो क्या है, पहला जो फॉर्मूला है v = u + at, ठीक है, और जो दूसरा जो फॉर्मूला वो क्या है, s = u + ½
ए टी स्क्वायर, यही है क्या? नहीं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये क्या क्या है? चलिए तीसरा क्या है आपके पास फॉर्मूला, क्या है गति का सेकंड? ये तो आप शायद 9th और 10th में ही पढ़ के आए होंगे। जो फॉर्मूले थे क्या थे? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और जो तीसरा फॉर्मूला था क्या था? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो गति के तीनों समीकरण है, ये जो वैलिड है किसके लिए वैलिड है? खाली किसके लिए वैलिड है? ये एक समान त्वरण के लिए। क्लियर है दोस्तों? तो ये तीन फॉर्मूले थे हमारे पास में, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो ये जो गति के तीनों समीकरण है, ये एक समान त्वरित गति के लिए ही हमेशा वैलिड रहेंगे। यहां अगर हम बात करें तो v जो है आपका प्रारंभिक वेग है, जो u है आपका क्या है? आपका u आपका प्रारंभिक वेग है, चलिए दोस्तों अभी हमने क्या देखा? जो हमारा त्वरण था उसके अंदर हमने एक समान त्वरित गति देखी, यानी कि एक समान त्वरण देखा। तो एक समान जो त्वरण रहता है उसकी वजह से गति के तीन समीकरण हमारे पास में निकल के आए। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों समीकरण जो है ये तभी वैलिड रहेगी जब आपका जो त्वरण है वो कैसा हो? एक नियत हो। क्लियर है दोस्तों? यहां पर जो v है आपका, ये क्या है आपका? अंतिम वेग। u क्या है आपका? प्रारंभिक वेग। t जो है आपका समय है। यहां पर जो आपका s है वो आपका विस्थापन है, और जो a है आपका वो क्या है? त्वरण। और आपका जो त्वरण है वो कैसा रहना चाहिए? नियत। आपका त्वरण नियत रहेगा तभी आप इन तीनों सूत्रों का यूज कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? इन तीनों सूत्रों के अलावा एक और सूत्र होता है, वो होता है nth सेकंड में चली गई दूरी। यानी कि यदि मैं बात करूं, ये व्यक्ति यहां से लेके यहां तक जाता, अब मुझे निकालना है कि आखिरी का जो ये सेकंड है, ये nth जो सेकंड है, इसके अंदर व्यक्ति कितना चला। जो nth सेकंड में जो चली गई दूरी होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो हमें देखना है। क्लियर है दोस्तों? चलिए दोस्तों, तो यहां हम हेडिंग डाल देते हैं जी, इसको आप इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। कर लिया नोट दोस्तों आपने? चलिए इसको हटा देते हैं, यही लिख लेते हैं हम। nth सेकेंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी जो रहती है उसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है Sn इज इक्वल टू यू प्लस a बाई 2n माइनस का 1। ये nth सेकंड में चली गई दूरी के लिए फॉर्मूला रहता है। क्लियर है दोस्तों? तो आप इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम डिराइव करते हैं ये तीनों फॉर्मूला कैसे आए। ठीक है दोस्तों? तो इतना आप नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए दोस्तों, तो अब हम गति के जो नियम हमने देखे उसकी व्युत्पत्ति हम करने जा रहे हैं। तो जो पहला फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये आया कैसे हमें ये देखना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं किसी वस्तु के त्वरण को हम कैसे लिख सकते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv बाय dt, ये होता है। यदि हम इस t को इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा? dv इज इक्वल टू a डॉट dt। क्लियर है दोस्तों? यहां हम लिखते हैं यदि समय t इज इक्वल टू 0 पर वस्तु का वेग u तथा समय t इज इक्वल टू t पर वस्तु का वेग v हो, तब यानी कि यदि समय t इज इक्वल टू 0 पर वस्तु का वेग u तथा समय t इज इक्वल टू t पर वस्तु का वेग v हो, तब समीकरण 1 में दोनों पक्षों में समाकलन करने पर
समाकलन क्या होता है, जैसा कि हम देख ही चुके, समाकलन जो रहता है क्या रहता है कि छोटा सा कोई पोर्शन है उससे बड़ा पोर्शन तैयार करना है, यानी कि किसी क्षण के लिए कुछ वेलोसिटी दे रखी होगी और हमको 0 से लेकर t तक के लिए कुछ निकालना है, तो हम समाकलन का यूज कर रहे हैं, छोटे से ही हम बड़ा बनाना चाह रहे हैं। चलिए, तो समाकलन हम जैसे करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dv इज इक्वल टू a डॉट dt। अब इसकी जो लिमिट दे रखी है कहां से कहां दे रखी है, u से v दे रखी है, और जो समय दे रखा है 0 से t दे रखा है। एक्सेलरेशन जो है वो नियत है, क्योंकि हम जो ये फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं वो एक समान त्वरण के लिए कर रहे हैं। तो यहां जैसे हमने इसका अवकलन करा तो ये क्या आ जाएगा, कैपिटल V, लिमिट आ जाएगी u v, एक्सेलरेशन बाहर आ जाएगा, यहाँ का जो समय का इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा कुछ t हो जाएगा, लिमिट 0 से t दे रखी है। इसको आगे जैसे मैंने सॉल्व करा तो मेरे पास में यहाँ क्या जाएगा, ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट, एक्सेलरेशन को हम ऐसे ही रखेंगे, पहले रखेंगे अपर लिमिट, तो आ जाएगा t माइनस ये 0। इसको हमने आगे सॉल्व किया तो हमारे पास में क्या मिला, v माइनस u इज इक्वल टू 80। ये समझ में आया दोस्तों, यानी कि ये और ये हमारा प्रूव हो चुका है। कैसे प्रूव हो चुका है, यहां आप देखिए, इसको आप कैसा लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो ये था हमारा गति का पहला समीकरण जो हमने प्रूव करा। क्लियर है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम सेकंड देखते हैं। चलिए दोस्तों, जो अपना सेकंड समीकरण है वो क्या बोलता है, यहां देखिए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसे हमें प्रूव करना है। तो कैसे कर सकते हैं, यहां देखिए, हम जानते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो क्या होता है, dx अपॉन में dt। यहां तक क्लियर है, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, dx इज इक्वल टू v डॉट dt। ठीक है दोस्तों, गति के पहले नियम से हम अभी जान चुके v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at। तो समीकरण 1 में जिसे हम मान रखते हैं इसका, हमको क्या मिलता है यहां पर, u प्लस at डॉट dt। यहां से हमें मिलेगा dx इज इक्वल टू u डॉट dt प्लस at डॉट dt। ये एक हमें एक समीकरण मिल चुका है। अब यहां पर हम लिखते हैं, मान लो समय t इज इक्वल टू 0 पर वस्तु की जो स्थिति थी, वस्तु की स्थिति x0 तथा समय t इज इक्वल टू t पर वस्तु की स्थिति x होने पर, इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं अपन, होने पर समीकरण 1 का दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, जैसे दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे, t इज इक्वल टू 0 पर x0 है, t इज इक्वल टू t पर वस्तु की स्थिति x है। अब हम दोनों पक्षों में समीकरण 1 में अगर समाकलन करते हैं तब हमारे पास में जो इक्वेशन आएगी वो देखिए किस प्रकार आएगी। देखिए यहां पर हम dx लिखते हैं, समाकलन का चिन्ह लगाया, वस्तु जब t इज इक्वल टू 0 था तब वस्तु x0 पर था, और जब समय t था तब वस्तु x पर था। तो यहां पर भी हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्या हो जाएगा, u डॉट dt प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, a t डॉट dt। यहां पर समय जो रहेगा 0 से t, ये भी समय जो रहेगा कहां से, 0 से t रहेगा। ये दिख रहा है आपको, क्लियर है। चलिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा पास में ले लेते हैं dt को, तो यहां हम ले लेते हैं dt। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब यहां देखिए, इसका हम क्या करेंगे, समाकलन। तो समाकलन जैसे मैंने करा तो इसका समाकलन हो जाएगा x, छोटे छोटे dx मिला के बड़ा x बन जाएगा, और लिमिट कहां से कहां तक है, x0 से x है। अब यहां पर क्या है, u है और डॉट dt है हमारे पास में, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, हम u को हम बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि प्रारंभिक जो वस्तु का वेग होगा कुछ एक फिक्स्ड ही रहेगा। तो u को बाहर निकाला, यहां पर dt का क्या हो जाएगा, t, और लिमिट कहां आएगी, 0 से t, प्लस एक्सेलरेशन बाहर आ जाएगा क्योंकि ये भी नियत है। फिर यहां पर t जो है, t का क्या हो जाएगा, t की घात 2 अपॉन में 2, और इसकी लिमिट भी क्या रहेगी, 0 से t। ये तो पता है ना आपको, समाकलन t का क्या हो जाएगा, यहाँ t यहाँ dt है तो t की पावर 1 थी, तो इसकी 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1। क्लियर है दोस्तों। यहाँ जो फॉर्मूला लगा है वो कौन सा लगा है, यहाँ पर जो, जैसे कि अगर बात करूं, अगर ये x डॉट अगर dx होता, x की पावर 1 होती, इसका इंटीग्रेशन करते तो क्या हो जाता है, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला लगा है यहाँ पर।
ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। लिमिट जैसे पुट करता हूं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि पहले x आएगा x, फिर क्या आ जाएगा x नॉट, ये इतना समझ में आया। u हमारा एज इट इज था, पहले आएगा स्मॉल t, फिर माइनस का 0, फिर प्लस, फिर a आ जाएगा, फिर स्मॉल t की घात 2 अपॉन में 2, फिर ये माइनस का 0। इतना आपको समझ में आ गया। यहां देखते हैं हम क्या लिखते हैं, x नॉट माइनस x नॉट, x माइनस x नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, s वस्तु का विस्थापन को हम ऐसे दर्शा देते हैं, वस्तु का विस्थापन, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, s। क्लियर है। यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास में, ut प्लस ये a अंदर चला जाएगा, 1/2 को बाहर ले लेते हैं, यहां क्या हो जाएगा हाफ at स्क्वायर, यानी कि ये गति का दूसरा समीकरण हमने प्रूव कर दिया। क्लियर है दोस्तों। पहले वेलोसिटी ली, उसको दोनों तो पक्षों में इस टाइप से हमने लिखा, फिर गति के पहले समीकरण की हेल्प से हमने वेलोसिटी की वैल्यू यहां रखी, फिर हमने कंडीशन ली कि t इज इक्वल टू 0 पर वस्तु जो थी x नॉट थी, t इज इक्वल टू t पर जो वस्तु की स्थिति थी वो x थी, दोनों पक्षों में अवकलन करा और हमारे पास में आंसर निकल के आ गया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आप इतना नोट करिए, फिर हम थर्ड की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, गति का तीसरा समीकरण हमको प्रूव करना है। क्या दे रखा है आपको, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये हमें प्रूव करना है। तो कैसे कर सकते हैं, चलिए देखिए। हम जानते हैं जो एक्सेलरेशन रहता है किसी वस्तु का, वो क्या रहता है आपका, dv बाई dt। क्लियर है। यदि मैं इसके अंदर गुणा कर देता हूं dx का और डिवाइड कर देता हूं dx का, तो क्या इसको फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो आगे हम बात करते हैं, यदि मैं इसको dv बाय dx लिखता हूं और यहां पर मैं dx बाय dt लिखता हूं तो भी अच्छी बात है, और ये हमें पता है ये किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के। तो हमारे पास में जो एक्सेलरेशन निकल कर आया वो कितना निकल कर आया, dv dx डॉट v। ठीक है दोस्तों, चलिए इस dx को अगर मैं इधर ले जाता हूं तो a डॉट dx, ठीक है, यहां क्या आ जाएगा v डॉट dv। ये हमारे पास में कोई समीकरण एक 1 बनकर आई है। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं, वापिस से हम मान लेते हैं। मान लो यदि t इज इक्वल टू 0 पर वस्तु की स्थिति x नॉट तथा वेग स्मॉल u एवं t इज इक्वल टू t पर वस्तु की स्थिति x तथा वेग v हो, तब समीकरण 1 में दोनों पक्षों में समाकलन करने पर जब दोनों पक्षों में हम समाकलन करते हैं, हमारी कंडीशन लिख दी हमने, ये इक्वेशन लिखने के बाद में कंडीशन लिखी। अब जब हम समाकलन करते हैं, देखिए हमारे पास क्या निकल कर आता है। देखिए दोस्तों, ये इक्वेशन थी हमारे पास में क्या, a डॉट dx, समाकलन करा, समाकलन करने से जो लिमिट थी क्या थी, x नॉट से x हमने लिख रखा है। यहाँ पर क्या है, v डॉट dv, इधर भी करते हैं हम v डॉट dv, और वेलोसिटी की जो लिमिट थी वो कहां से कहां तक थी, जल्दी से बताइए, थी हमारी u से v थी। इतना क्लियर है दोस्तों। चलिए अब ये तुरंत तो कांस्टेंट है, इसको ले लो बाहर। अब ये dx का क्या हो जाएगा, x, और लिमिट कहां से कहां तक है, x नॉट से x। इतना आपको समझ में आई क्या होगा। यहां देखिए इज इक्वल टू ये v और पीछे क्या है dv, यानी कि इसका क्या होगा, समाकलन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन में 2, और लिमिट कहां से कहां तक है, u, और यहां पर v। अब लिमिट पुट करो जल्दी से, ये आ गया a, लिमिट अपर माइनस लोअर, यानी कि x माइनस का x नॉट इज इक्वल टू, यहां पर ऊपर वाली पहले आएगी यानी कि v स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस, फिर लोअर वाली आ जाएगी यानी कि u स्क्वायर अपॉन में 2। इतना क्लियर है। और इसको हम लोग अपनों ने क्या नाम दिया था, s, ये विस्थापन होता है। क्या होता है, ये विस्थापन। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, a, यहां पर आ गया s, और इसको क्या लिख सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन में 2। क्लियर दोस्तों, ये 2 इधर आ जाएगा और आपके पास में जो इक्वेशन निकल के आएगी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये आपका हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको उधर ले जाइए आप, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये जो थी हमारी गति की तीनों समीकरण थी, जिसकी व्युत्पत्ति हमने कर दी है।
क्लियर है दोस्तों? ये आपके एग्जाम में आती है कि गति के समीकरणों को बताइए, इनका व्युत्पत्ति कैसे हुई है। आपने शायद 9th या 10th क्लास में इसका ग्राफ के थ्रू भी कैसे प्रूव करते हैं वो भी आपने देख रखा होगा। तो 11th स्टैंडर्ड के लिए आपको समाकलन के रूप में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलना प्रारंभ करती है और उसका जो त्वरण है वो एक समान है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें क्या क्या निकालनी? 3 चीजें निकालनी। पहला, कितने समय पश्चात उसका वेग 18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। दूसरा, 4 सेकंड में कितना दूरी चल देगी। तीसरा, 18 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने तक उसके द्वारा कितनी दूरी तय हो गई होगी। तो गति के तीनों समीकरण अभी हमने देखे, तो हम यूज करते हैं। पहला सॉल्व करना है हमको क्या, कितने समय पश्चात उसका वेग 18 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, v = u + at। तो जो v है वो कितना दे रखा है, 18 मीटर प्रति सेकंड, और जो प्रारंभ हुआ था वो कितना था, 6 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलना प्रारंभ हुआ था। एक्सेलरेशन हमें दे रखा है 1.2, हमें समय निकालना है t। तो कैसे निकालेंगे हम समय इसका, जब निकालना जाएंगे हम तो 18 - 6 = 1.2 t। ये कितना हो जाएगा, 12/12, 1.2 t। यहां से t जो निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा हमारे पास, 10। यानी कि 10 सेकंड के अंतर्गत वो जो है 18 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने लग जाएगा। तो ये पहला वाला हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर दोस्तों? दूसरा देखिए, 4 सेकंड में चलेगी दूरी, 4 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला था, क्या था, s = ut + ½ at²। चलिए निकालते हैं। s हमें निकालना है, u हमें दे रखा है कितना, स्टार्टिंग वाला 6, समय हमें दे रखा है 4 + 1/2, एक्सेलरेशन 1.2 है और समय कितना है, 4 का स्क्वायर। ये क्लियर है दोस्तों? इसको जब आप सॉल्व करोगे तो s = ये कितना हो जाएगा, 24 प्लस ये कितना हो जाएगा, 0.6 और ये 16। इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो आपके पास में आएगा 33.6 समथिंग। क्लियर दोस्तों? तो ये 33.6 है, ये क्या है आपका, 4 सेकंड में चली गई दूरी। ठीक है दोस्तों, ये मीटर में है आपका। अगला क्या दे रखा है आपको, जल्दी से देखिए। अगला दे रखा है आपको 18 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करने में उसके द्वारा तय की गई दूरी। तो यहां पर अपना तीसरा फॉर्मूला था, क्या था, v² = u² + 2as। सॉल्यूशन हम इसका देखते हैं। तो 18 मीटर प्रति सेकंड यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 18⁵ स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी थी, 6, यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन 1.2 और s हमें निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, जल्दी से देखिए। यहां निकाल सकते हैं हम, ये क्या हो जाएगा, s को हम ऐसा कर देते हैं 18 का स्क्वायर - 6 का स्क्वायर = कितना हो जाएगा, ये 2.4s। यहां से s कितना निकल के आ जाएगा, 18 का स्क्वायर - 6 का स्क्वायर अपॉन में 2.4। जब आप इसको आप सोल्व करोगे, इसको जैसे ही आपने सोल्व किया तो आपके पास में जो वैल्यू निकल के आएगी कुछ 120 मीटर निकल के आएगी। कितना, 120 मीटर। क्लियर है दोस्तों? तो यहां पर हमने तीनों फॉर्मूले का यूज करके एक क्वेश्चन को सोल्व किया है। अब ये फॉर्मूला कौन सा कहां लगेगा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, देखिए क्या क्या गिवन है। ये मैंने इस वाले समय के लिए यही फॉर्मूला क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि इसके अंदर v मुझे पता था, u मुझे पता था, a भी मुझे पता था, खाली t अननोन था। ऐसे ही मैंने इन तीनों फॉर्मूले का यूज किया। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों? तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। हम कंटिन्यू करेंगे यही लेक्चर एक ग्राफ के साथ में। जो हमारा ग्राफ रहेगा वो क्या रहेगा, वेग और समय का ग्राफ रहेगा, परिवर्तित त्वरण के लिए और एक समान त्वरण के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच गाइस। We will continue our lecture tomorrow. Thank you guys.